एक दीवानी चुड़ैल। अगर कहानी अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। इसी से हमें प्रोत्साहन मिलती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात बहुत ही पुरानी है। हमारे जवार में एक बभनिया नामक गांव था जिसमें ब्राह्मणों की अनघना आबादी थी। 18-20 घर पाने के, 8-10 घर दुबे के, 2 घर सुकुल के और बनिया धोबी हजाम कुहार के एक घर। अब इस गांव का अस्तित्व नहीं, क्योंकि यह गांव एक अति प्रभावमान नदी के तट पर बसा हुआ था और कालांतर में वह नदी धीरे धीरे करके इस गांव को निगल गई और इस गांव के रहने वाले एक एक करके दूसरे गांवों में बस गए तथा कुछ ने नदी से काफी दूर अपना आशियाना बना लिया। दरअसल बरसात के दिनों में यह नदी बहुत ही भयावह हो जाती थी और उभरते हुए डरावनी आवाज के साथ बहते हुए अरार को काट काट कर बाढ़ में बहाते लिए जाती थी। और एक दिन यह भी आया कि बभनिया गांव की इस नदी में समा गया। इसी गांव में घनेसर सुकुल रहते थे। घनेसर सुकुल बहुत ही नामी आदमी थे। इनका एक ही लड़का था सूरज, जो 18 से 19 साल का गबरू जवान था। उसकी कद काठी काफ़ी ही अच्छी थी और वह दिल का भी बहुत ही खूबसूरत था। घनेसर सुकुल ने उसे पढ़ने के लिए उसके मामा के पास कोलकाता भेजा हुआ था। सूरज पढ़ने में बहुत ही तेज था, जिसके कारण केवल अपनी कक्षा में ही नहीं अपितु उस विद्यालय में उसे चाहने वाले की कमी नहीं थी। अध्यापक से लेकर विद्यार्थी तक सब सूरज की बहुत ही परवाह करते थे और उसका साथ पाने के लिए बेचैन रहते थे। इसी विद्यालय में सकीन नामक एक खूबसूरत और सुकाग्र लड़की थी, जो सूरज से 2 कक्षा नीचे थी। पता नहीं कब क्या हुआ कि सकीन सूरज से प्यार करने लगी, और वह भी बेइंतहा। एक दिन की बात है। सूरज पुस्तकालय में कोने की बेंच पर अकेला बैठा विज्ञान की कोई पुस्तक पढ़ रहा था। तभी सकीन भी वहां आ गई। उसके हाथ में छायावादी युग के किसी कवि की कोई पुस्तक थी। वह सूरज के तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, क्या मैं आपके बगल में बैठकर पढ़ाई कर सकती हूँ? उसकी बातों को सुनकर पुस्तक में खोया हुआ सूरज एक तिरछी पर कौतूहल भरी नजर से सकीन के चमचमाते चेहरे को देखते हुए थोड़ा सकपका कर बोला, आ बैठ जाओ, मुझे कोई परेशानी नहीं। इतना कहते हुए वह थोड़ा सरक कर सकीन को बैठने का इशारा कर दिया। सकीन आराम से उसके बगल में बैठ गई। फिर उस बेंच पर सन्नाटा छा गया और सूरज तथा सकीन अपनी अपनी पुस्तकों में खो गए। अचानक पुस्तक में खोए खोए ही सकीन ये पंक्तियां गुनगुनाने लगी, जो शायद उस पुस्तक से ही, जो आंसू में धुल धुल उजला, जो निष्ठुर चरणों का कुचला, मैं मरु उर्वर में कसक भरे, अनु अनु का कंपन जान चली, प्रति पग को कर लयवान चली। ये पंक्तियां सकीन इतने दिल से मधुर आवाज में गा रही थी कि कोई भी सुनने के लिए बेचैन हो उठे। अपनी पुस्तक के पृष्ठों को तेजी से पलटते हुए सूरज बोल पड़ा, अच्छा है, अच्छा है, एक बार और गा सकती हो इन पंक्तियों को, क्योंकि ये पंक्तियां हमारी सम्मानित कवयित्री महादेवी जी की है। वे एक महान रचनाकार थी। पूरी तरह से दिल की बातों को शब्दों में ऐसे पिरो देती थी कि बिन सुने बिन पढ़े कोई रह ही नहीं सकता। बार बार पढ़ने सुनने के बाद भी मन नहीं भरता। सूरज की बात सुनकर सकीन थोड़ी सकुचाई, थोड़ी मुस्काई और धीरे धीरे फिर से इन पंक्तियों को गुनगुनाने लगी। अगले दिन सूरज ज्यों ही पुस्तकालय में आया, क्या देखता है कि वही लड़की यानी सकीन थोड़ी घबराई परेशान सी पुस्तकों के रैक में कुछ गहराई से ढूंढ रही है। अरे, सूरज को थोड़ा अजीब भी लगा कि जो लड़की कल साहित्य की पुस्तक पढ़ रही थी, आज विज्ञान की पुस्तकों के रैक में क्या कर रही है। सूरज आहिस्ते से चलते चलते उसके पास आया और फुसफुसाया, क्या चाहिए तुम्हें? थोड़ी परेशान भी दिख रही हो। और हाँ, एक बात और, तुम बहुत अच्छा गा लेती हो। कल तो मैं तुम्हारा नाम पूछना भी भूल गया। वैसे मैं सूरज हूँ।
और BSc अंतिम वर्ष का छात्र हूँ। थोड़ा सहज होते हुए और माथे की लकीरों को समेटते हुए शकीन भी फुसफुसाई, मेरा नाम शकीन है और मैंने इसी वर्ष इस विद्यालय में दाखिला लिया है। मैं BSc प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। इतना सुनते ही सूरज बोल पड़ा, अच्छा अच्छा, तो तुम भी विज्ञान वर्ग की विद्यार्थी है। मुझे लग रहा था कि तुम कला वर्ग की छात्रा होगी। सूरज की यह बात सुनकर शकीन हौले से मुस्काई और बोली, हाँ, मुझे साहित्य बहुत ही पसंद है और मैं अंग्रेजी, हिंदी, नेपाली रचनाकारों को बराबर पढ़ना पसंद करती हूँ। इतना कहने के साथ ही सूरज के चेहरे की तरफ देखते हुए वह समझ गई कि सूरज और क्या पूछना चाहता है। सूरज कुछ बोले इससे पहले ही शकीन फिर से बोल पड़ी और बोलती ही चली गई, मैं नेपाल से हूँ, यहाँ अपनी मौसी के पास रहकर पढ़ाई कर रही हूँ। नेपाल में मेरे पिताजी का एक छोटा सा व्यवसाय है और माँ कुशल गृहिणी है। मेरा गांव हिमालय की तराई में है। अभी मुझे एक परियोजना पर काम करना है। मुझे मनुष्य के अंगों के चित्र बनाने हैं और उनके बारे में जानकारी भी देनी है। जानकारी देने में मुझे कोई परेशानी नहीं, पर मुझे अच्छा चित्र बनाना नहीं आता। अभी वह आगे कुछ और बोले, तभी हाथ से रुकने का इशारा करते हुए उसकी बात को बीच में ही रोकते हुए सूरज बोल पड़ा, बस बाबा बस, मैं सब समझ गया। चलो मुझे अपनी प्रयोगात्मक पुस्तिका दे देना, मैं अच्छा चित्रकार हूँ। फिर हंसते हुए कहा, तेरे सारे चित्र, अरे कहने का मतलब है कि मनुष्य के सारे अंगों के चित्र आज रात को ही बना दूंगा। अब शकीन प्रसन्न मुद्रा में बिना कुछ बोले धीरे से अपनी प्रयोगात्मक पुस्तिका सूरज की ओर बढ़ाई और हवा के झोंके की तरह फुर से वहां से निकल गई। अब तो ऐसा था कि दिन में 2-4 बार सूरज और शकीन का आमने सामने आना हो ही जाता था। शकीन सूरज को बातों ही बातों में प्रकृति के हिमालय के दर्शन कराती, उसे अपना गांव घुमाती और सूरज उसे उसकी पढ़ाई से संबंधित समाधानकारक बातें। परीक्षाएं समाप्ति पर थी। कुछ विद्यार्थी कहीं घूमने की योजना बनाने में लगे थे तो कुछ अपने घर जाने की तैयारी में। सूरज के मामा ने भी कार्यालय में छुट्टी की अर्जी डाल दी थी। सूरज को भी उनके साथ ही गांव जाना था। शकीन की तो बात क्या करे, वह तो चाहती थी कि जल्द से जल्द परीक्षा समाप्त हो जाए ताकि वह अपने गांव घर दौड़ी चली जाए। छात्रों के हिसाब से वह शुभ दिन भी आया और परीक्षाएं समाप्त होने की घोषणा कर गया। घर जाने से एक दिन पहले सूरज और शकीन एक नुक्कड़ पर मिले थे और एक टूटी बेंच पर बैठकर कुल्हड़ के चाय का आनंद उठाए थे। साथ ही साथ उस दिन लगभग आधा पौन घंटे उन लोगों में बात भी हुई थी। सूरज ज्ञान विज्ञान की बातें किया, पढ़ाई में ध्यान देने की बात किया, तो शकीन बस और बस घुमा फिरा कर प्रेम शब्द पर अटक कर रह गई। वह अपनी बात कुछ इस प्रकार रखी, दुनिया ज्ञान विज्ञान से नहीं प्रेम से चलती है। प्रेम के बिना मनुष्य क्या, दुनिया, जीवन सब नीरस है। दुनिया का सृजन ही प्रेम से हुआ है और यह प्रेम पर ही टिकी हुई है। ज्ञान विज्ञान अगर प्रेम को आधार बनाकर आगे बढ़ते हैं तो वे जीवन को, दुनिया को शांति समृद्धि प्रदान करते हैं। पर अगर इस ज्ञान विज्ञान में प्रेम ना हो तो बस और बस ये तबाही मचा देते हैं, दुनिया को बर्बाद करने में लग जाते हैं। इसलिए प्रेम और सिर्फ प्रेम ही सर्वोपरि है। शकीन की बातों को सुनकर सूरज थोड़ा मुस्काया था और फिर इधर उधर की बातों में शकीन को उलझा दिया था। घंटों बाद वे चलने के लिए उठे थे। विदा होते समय सूरज ने शकीन को एक महंगी कलम उपहार स्वरूप भेंट की थी, जबकि शकीन एक राधे कृष्ण की मूर्ति। नेपाल में अपने गांव पहुंचकर शकीन खूब चहकी, खूब फुदकी, खूब दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, माँ पिता, भाई बहन, गांव गड्ढा का प्यार पाया, प्यार बांटा और अपनी चुलबुली प्रेमामयी अदाओं से सब में अपनेपन का एहसास जगाया। खूब हंसाया, खूब रुलाया, खूब कविता कहानी सुनाई तथा सूरज से जानी हुई सीखी हुई ज्ञान विज्ञान की बातें भी। पर कभी कभी अकेले में वह बहुत उदास हो जाती, उसे सूरज की बहुत याद आती, पर वह सूरज के बारे में
किसी को नहीं बताती। हाँ, पर बात बात में अपने माता पिता से यह जिक्र जरूर कर दी थी कि उसके विद्यालय में एक बहुत ही नेक लड़का है जो उसकी बहुत ही मदद करता है। पढ़ाई संबंधी सारी समस्याओं को समाधान चुटकी बजा कर देता है। पूरा का पूरा विद्यालय उसका होकर रह गया है। छुट्टी का समय कैसे बीत गया सकीन को पता ही नहीं चला। उसे लग रहा था कि अभी कल ही तो आई है गांव घर में, अपने परिवार के साथ ठीक से मिल भी नहीं पाई, किसी से छक कर भरपेट बात भी नहीं कर पाई, अपनों के साथ पर्वत पहाड़ियों पर्वतीय जंगलों की सैर भी ठीक से नहीं कर पाई, और अब फिर से उसे कोलकाता जाना पड़ेगा, फिर अपनों से दूर रहकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। खैर, उसे यह बात भी अच्छी लग रही थी कि फिर सूरज से मिलन होगा। सूरज यह नाम उसके जेहन में आते ही उसके चेहरे पर एक प्रेममयी आभा पसर जाती थी। उसका मन मयूर नाचने लगता था। उसे संतोष होता था कि चलो, कम से कम कोलकाता में सूरज तो उसे मिलेगा। उसके जीवन की बगिया उगते सूरज के प्रकाश से भर जाएगी। वह सूरज के साथ खूब ढेर सारी बातें करेगी, उसे नेपाली कहानियाँ बातें सुनाएगी, उसे नेपाली पकवान खिलाएगी, उसे कुछ नेपाली सामान भेंट करेगी आदि। कुछ जरूरी सामान खरीदने और साथ ही विद्यालय की कुछ सहपाठियों के लिए और सूरज के लिए भी कुछ पहाड़ी नेपाली सामान जो कोलकाता में नहीं मिलते थे और जिनमें नेपाली आभा थी, नेपाली कारीगरी थी, और भी नेपाल की आत्मा को खरीदने के लिए सकीन बाजार गई। बाजार से बहुत सारी खरीदारी करने के बाद वह घर लौटी और पैकिंग करने में जुट गई, क्योंकि उसे अगले ही दिन कोलकाता के लिए निकलना था। छुट्टी के बाद विद्यालय फिर से छात्रों से गुंजायमान हो गया। छात्रों की टोलियां कैंटीन में, पुस्तकालय में, छात्र गतिविधि केंद्र में नजर आने लगी थी। सब छुट्टी में बिताए गए अपने समय को अपने अपने हिसाब से बखान करने में लगे थे। कोई अपने गांव की बात बताता तो कोई अपने छोटे से शहर की, कोई अपने रिश्तेदारों की बात बताता तो कोई अपनी आनंददायक घटना ही सुना देता। सूरज भी वापस कोलकाता आ गया था, पर थोड़ी तबीयत के दगा देने के कारण एक हफ्ते के बाद विद्यालय जाना प्रारंभ किया। सब विद्यालयीन कार्य अपने अनुसार होने लगे थे। अध्यापक पढ़ाना शुरू कर दिए थे और पढ़ने वाले विद्यार्थी पढ़ने में रुचि लेना, पर सूरज का मन थोड़ा पढ़ाई से उचड़ गया लगता था, क्योंकि वह कक्षा में खोया खोया सा रहने लगा था। कोई तो बात थी जो उसे काटे जा रही थी, पर चाहकर भी वह कुछ कर नहीं पा रहा था। जी हाँ, इसका कारण शायद यह था कि विद्यालय को खुले 15-16 दिन हो गए थे, पर उसे कहीं सकीन दिखाई नहीं दे रही थी। हाँ, यही बात थी जो सूरज को परेशान किए जा रही थी। उसे एक अज्ञात भय सताए जा रहा था कि आखिर सकीन अभी तक वापस क्यों नहीं आई। सब ठीक तो है। सूरज के सामने एक और समस्या थी। वह समस्या यह थी कि सकीन के गांव जवार का कोई और विद्यार्थी उस विद्यालय में नहीं पढ़ता था, और साथ ही सकीन की मौसी का पता भी उसे नहीं मालूम था, जिससे मिलकर वह सकीन के बारे में जान सके। समय धीरे धीरे करवटें ले रही, फिसलते चले जा रही थी। सूरज अब फिर से पढ़ने पर केंद्रित होना शुरू कर दिया था। एक दिन की बात है, वह ज्यों पुस्तकालय पहुंचा और रैक से एक पुस्तक निकालकर अपनी परिचित कोने वाली बेंच की ओर बढ़ा, तो क्या देखता है कि सकीन पहले से ही एक पुस्तक के पन्नों में खोई हुई है। उसे अजीब लगा। सकीन अचानक आज यहाँ कब आई, कुछ बताई भी नहीं। खैर, थोड़ा अपने मन को दिलासा देते हुए बोला कि कोई बात नहीं, आ तो गई, अब उसी से पूछ लेता हूँ कि विद्यालय खुलने के इतने दिन बाद क्यों आई। गांव घर में सब कुशल मंगल तो है। यही सब सोचते हुए वह हाथ में पुस्तक लिए उसी बेंच की ओर बढ़ गया और धीरे से सकीन के बगल में बैठ गया। उसे लगा कि शायद सकीन अभी भी उसकी उपस्थिति से अनजान है, तभी तो उसके बैठने के बाद भी हलचल रहित वह पुस्तक के पन्नों में ही खोई रही। अब आखिर कितना सब्र करे सूरज, रहा नहीं गया उससे, और उसने हौले से अपने दाएं हाथ को सकीन के बाएं कंधे पर रखते हुए धीरे से बोला,
सकीन, तुम कब आई? ऐसा लगा कि सकीन शायद कहीं खोई हो या हल्की निद्रा की गोद में हो। धीरे से अपने अलसाई चेहरे को सूरज की तरफ घुमाते हुए गले को साफ करने के अंदाज में फुसफुसाई, आए, कल रात को आई थी। सूरज, बहुत थक गई हूँ। मन भी पूरी तरह से क्लांत है। घर गांव की बहुत याद आ रही है। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। सूरज हौले से मुस्काया और बोला, कुछ दिन सब्र कर, सब ठीक हो जाएगा। अभी अभी आई है, इसलिए घर की याद सता रही है। खैर अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं काफी परेशान था। सूरज की यह बात सुनकर उसके चेहरे पर अपनी आंखों को स्थिर करते हुए प्रश्न चिन्ह की मुद्रा में सकीन सूरज से पूछ बैठी, मेरे लिए? क्या तुम मेरे लिए परेशान थे? सूरज, क्या तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है? सकीन अपने प्रश्नों के कोष को और बढ़ा करे इससे पहले ही सूरज बोल पड़ा, अरे पगली, ऐसी कोई बात नहीं, पर विद्यालय खुलने के 20 दिन बाद तू आई तो चिंता होना तो लाजमी ही है। मैं ही क्यों, तेरे सहपाठी भी तो परेशान थे तेरे लिए, साथ ही अध्यापक लोग भी। सकीन सूरज के चेहरे पर आंखें गड़ाई भांप गई थी कि सूरज अपने हृदय की तड़प को छिपाने के कोशिश में बातों को किसी और दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहा है। फिर कुछ सोचकर सूरज फिर बोला, खैर छोड़ इन बातों को, इन पर फिर कभी बात होगी। अभी तो यह बता कि गांव घर में सब कुशल मंगल तो है? सकीन ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ सब कुशल मंगल है। हुआ यह कि जिस दिन मुझे यहाँ के लिए निकलना था उसके एक दिन पहले रात को मुझे हल्का सा बुखार हो गया। फिर सुबह सुबह माँ ने बताया कि मुझे चेचक यानी बड़ी माता निकल आई है। फिर क्या करती, बिस्तरे पर पड़ी पड़ी कुछ यादों में खोई रहकर दर्द को सहती और समय को गतिशील होते देखते रही। इतना कहने के साथ ही एक लंबी सांस लेते हुए सकीन ने सूरज के चेहरे से अपनी नज़र हटाकर पुस्तकालय की छत में लटक रहे भारी भरकम पंखे पर टिका दी। धीरे धीरे सूरज और सकीन का मिलना जुलना बढ़ता ही गया। अब तो दिन में जब तक वे लोग 2-4 बार मिल नहीं लेते, अपने दिल की बात बता नहीं लेते, कल नहीं पड़ती थी। पुस्तकालय में अपनी वाली बेंच पर तो वे दोनों कभी कभी घंटों तक बैठे रहते, कभी कभी एक दूसरे से बात करते हुए तो कभी कभी सिर्फ और सिर्फ किताबों में खोए रहकर भी बीच बीच में एक दूसरे को निहारते हुए, कभी मुस्कुराते हुए तो कभी उदासी से गुप्त रूप से दिल की बात बयां करते हुए। कभी कभी तो वे लोग शाम को नदी किनारे निकल जाते, सकीन डूबते हुए सूरज को निहारा करती तथा साथ ही नदी में झिलझिला रहे सूरज के मासूम चेहरे को भी। पर सूरज चुपचाप बैठा हुआ बस सकीन को निहारा करता और कभी कभी सकीन को परेशान करने के लिए या यूं कहे उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए नदी किनारे से कुछ छोटे मोटे कंकड़ उठाता और नदी में दे मारता। फिर क्या, नदी में डूबते सूरज का मनोरम दृश्य कुछ ऐसे झिलमिलाने लगता कि जैसे पास ही आ जाएगा। पर फिर भी सकीन सूरज को जानबूझकर नज़रअंदाज करने का नाटक करती और कनखियों से उसके चेहरे पर आते जाते भाव को पकड़ने की कोशिश करती। एक दिन की बात है, विद्यालय में सूरज को सकीन दिखाई नहीं दी। सूरज एकदम से बेचैन हो गया। उसे लगा कि कल तो सकीन एकदम ठीक ठाक थी, फिर आज विद्यालय क्यों नहीं आई। उसकी बेचैनियां बढ़ने लगी और वह अपने आप को रोक नहीं सका और सकीन की कक्षा के दरवाजे पर पहुंचकर बेचैनी से कक्षा खत्म होने की राह देखने लगा। ज्यों ही कक्षा खत्म हुई और अध्यापक कमरे से बाहर निकले, वह तीर की भांति कक्षा में प्रवेश किया, इधर उधर नजरें दौड़ाई और फिर एकाएक निरीह आंखों से एक लड़की को इशारे से बाहर आने के लिए कहा और खुद भी कक्षा से बाहर निकल गया। 2 मिनट भी नहीं बीते होंगे कि वह लड़की कक्षा से निकलकर सूरज के पास आ गई और पूछ बैठी, क्या बात है सूरज जी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। सूरज ने अपनी बेचैनियां छिपाते हुए और अपने मन के भाव को चेहरे पर स्थिर करते हुए कहा, परेशान नहीं हूँ, हाँ पर एक बात बताओ ना, आज सकीन विद्यालय क्यों नहीं आई। उस लड़की को सूरज की यह बात बहुत ही अजीब लगी। शायद उसे विश्वास नहीं था कि
सूरज ऐसा प्रश्न कर डालेगा? फिर प्रश्नवाचक दृष्टि सूरज के चेहरे पर गड़ाते हुए वह पूछ बैठी, आज आप कहना क्या चाहते हैं सूरज जी? सकीन तो परीक्षा के बाद घर चली गई थी और उसके बाद से अभी तक वापस ही नहीं आई है। हम लोग खुद ही उसको लेकर परेशान हैं। विद्यालय को खुले महीनों हो आए पर यह लड़की अभी तक नहीं आई। मैं तो उसके मौसी से मिलने की भी कोशिश की पर वह भी शायद अभी नहीं आई है। उस लड़की की यह बात शायद सूरज के गले नहीं उतरी। उसका दिमाग चकरा गया पर थोड़ा सा अपने को असमंजस की स्थिति से बाहर निकालते हुए सिर को झटका दिया और फिर उस लड़की से बोल पड़ा, अच्छा, मुझे लगा कि सकीन शायद आ गई है, इसलिए तुमसे पूछने चले आया। इतना कहते हुए सूरज के पैर धीरे धीरे उठने लगे और फिर से पुस्तकालय की ओर बढ़ने लगा। सूरज के जाते ही वह लड़की भी फिर अपनी कक्षा में वापस चली गई। जाते जाते सूरज के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। माजरा क्या है माजरा? यही सब सोचते सोचते उसका दिमाग और भी चकराने लगा। उसे धरती हिलती नजर आई। फिर वह थोड़ी तेजी से बढ़कर पुस्तकालय के पास लगे चापाकल पर चला गया और छक कर ठंडा पानी पिया और पानी से अपने सर को भी भिगो लिया। 2 मिनट तक चापाकल के पास ही खड़ा रहने के बाद वह पुस्तकालय की ओर चल पड़ा। अगले दिन सूरज विद्यालय नहीं आया। उसकी तबीयत शायद थोड़ी बिगड़ गई थी और वह सकीन के बारे में भी सोच सोचकर परेशान हुए जा रहा था। उसका दिमाग एकदम से काम नहीं कर रहा था। उसके मामा ने उसे सुबह सुबह ही डॉक्टर को दिखाया था और घर पर ही उसे आराम करने के लिए छोड़कर अपने कार्यालय निकल गए थे। सूरज एक कमरे में लेटे लेटे बस सकीन की यादों में खोया था। तभी किसी ने उस कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। सूरज आहिस्ते से उठा और दरवाजे की ओर बढ़ा। ज्यों ही उसने दरवाज़ा खोला, क्या देखता है कि मंद मंद मुस्कुराती हुई सकीन उसके सामने खड़ी है। फिर क्या सूरज अभी कुछ सोच पाता, इससे पहले ही सकीन उस कमरे में प्रवेश करके एक काठ कुर्सी पर गफलत के साथ विराजमान हो गई थी। सूरज 2 मिनट तो दरवाजे पर खड़ा रहा। फिर पता नहीं उसे क्या सूझा कि दरवाज़ा बंद करके फिर आकर अपनी चारपाई पर बैठ गया। चारपाई पर बैठने के बाद उसने सकीन के चेहरे पर अपनी गुस्सैल नज़र गड़ा दी और बेरुखी से पूछ बैठा, यह प्यार भला किस काम का कि किसी को उसके कर्तव्य से ही विमुख कर दे। सकीन इस बात पर कुछ बोले उससे पहले ही फिर सूरज ही बोल पड़ा, सकीन, यह अच्छी बात नहीं है। तेरे माता पिता ने तुझे यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है और तुम जब से आई है पता नहीं कहाँ रहती है। विद्यालय आती भी है तो चुपके से और सिर्फ मुझसे मिलने के लिए। एक लंबी सांस लेते हुए वह फिर कहना शुरू किया, अच्छा हुआ कि कल मैं तुझे खोजने तेरी कक्षा में चला गया था। वहाँ तेरी सहेली से पता चला कि तुम तो अभी गांव से वापस ही नहीं आई है। क्या माजरा है सकीन? मुझे सच सच बता। अगर मेरे प्यार की वजह से यह सब हो रहा है तो मैं अपने प्यार को तिलांजलि दे दूंगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्यार जो किसी के विश्वास को तोड़ बैठे, किसी को अपना बनाने के चक्कर में उसे अपनों से दूर कर दे। बोल सकीन, बोल, तू पढ़ाई के साथ मजाक क्यों कर रही है? विद्यालय आकर भी कक्षा में नहीं जा रही है। सूरज की ये बेचैनी भरी बातें सुनकर सकीन थोड़ी मुस्काई, थोड़ी सकुचाई और नैनों को मटकाते हुए फिर प्रेम लपेटे शब्द बोली, सूरज, यह सही बात है कि मैं विद्यालय तो आ रही हूँ पर केवल तुझसे मिलने के लिए। हुआ यह है कि जब से घर से आई हूँ मौसी की तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही है। बस उनकी ही देखभाल में लगी हूँ। ज्यों उनकी तबीयत अच्छी हो जाएगी फिर मैं कक्षा में आना शुरू कर दूंगी। सकीन की यह बात सुनकर असहज सूरज थोड़ा सहज हुआ पर फिर भी सर पर प्रश्न चिन्ह की सिलवटें डालते हुए पूछ बैठा, पर तेरी सहेली तो बता रही थी कि तेरी मौसी भी घर से नहीं आई है। वे लोग शायद तेरी मौसी के घर गए थे। सूरज की यह बातें थोड़ा सकीन को परेशान कर डाली पर फिर भी वह संभलते हुए बोली, दरअसल मौसी यहाँ किराए के घर पर रहती थी और गांव से आने के बाद उसने अपना मकान बदल लिया था। शायद इसीलिए मेरे सहपाठियों से मेरी या मौसी की मुलाकात नहीं हो पाई। अभी सूरज और सकीन की यह बात चल ही रही थी कि
फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। सूरज ने दरवाज़ा खोला तो क्या देखता है कि उसकी मामी हाथ में चाय का कप लेकर खड़ी है। उन्होंने चाय का कप सूरज की ओर बढ़ाया और पूछ बैठी कि बेटा अभी तबीयत कैसी है। सूरज ने सकारात्मक सिर हिलाते हुए कहा कि मामी अभी ठीक हूँ, आप एक कप और चाय लाइए ना, मेरी दोस्त आई हुई है। दोस्त? कौन सी दोस्त? कहाँ है वह? अंदर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ये सारी बातें सूरज की मामी एक ही सांस में बोल गई। फिर क्या था? सूरज ने अंगुली से कमरे में रखी काट कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वह देखिए, कुर्सी पर तो बैठी है। खैर, कुर्सी पर सूरज को होले होले मुस्कुराते हुए सकीन दिख रही थी, पर सूरज की मामी को वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। फिर सूरज की मामी को लगा कि शायद बुखार बढ़ गया है, इस वजह से सूरज ऐसी बातें कर रहा है। फिर कुछ सोचते हुए और लाती हूँ कहते हुए वे रसोई घर की ओर बढ़ गई। दिन बीतते रहे और सूरज सकीन के दिल में अंकुरित प्रेम पुष्पित पल्लवित होता रहा। अचानक एक दिन सूरज के पिताजी गांव से आ धमके। सूरज को तो पता ही नहीं था कि उसके पिता ऐसे बिन बताए आ जाएंगे। खैर, दूसरे दिन सुबह सुबह सूरज के पिता और उसके मामा सूरज को विद्यालय जाने से मना कर दिए और उसे एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक के पास ले गए। यह सब सूरज के लिए असहज था, क्योंकि सूरज तो अपने आप को पूरी तरह से मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ समझ रहा था। चिकित्सक ने सूरज को देखा, कुछ प्रश्न दागे और कुछ दवाइयाँ लिखकर थमा दी। साथ ही यह भी कहा कि एक हफ्ते के बाद फिर आना। चिकित्सक के पास से लौटते समय सूरज अपने मामा से पूछ बैठा, मामा, आप लोग मुझे इस चिकित्सक के पास क्यों लाए थे? मैं तो हर तरह से एकदम ठीक हूँ। सूरज की यह बात सुनकर उसके मामा थोड़े रुआंसू हो गए। उनके ललाट पर टंग सिलवटें पड़ गई, जिसमें पसीने ने अपना घर बना लिया। फिर वे तेजी से बोल पड़े, कुछ भी ठीक नहीं है बेटा। तुझे शाम को अकेले नदी किनारे जाते हुए, नदी किनारे बैठकर पानी में कंकड़ फेंकते हुए और बड़बड़ाते हुए काफ़ी लोगों ने देखा है। साथ ही तुम्हारे विद्यालय के पुस्तकालय के कई कर्मचारी बताते हैं कि तुम एक बेंच पर बैठकर ऐसा लगता है कि किसी से बातें कर रहा है, जबकि वहाँ कोई नहीं होता। आखिर माजरा क्या है बेटा? पढ़ाई में तो तू एकदम अच्छा कर रहा है, पर यह सब तेरे साथ क्या हो रहा है? मामा जी की बातों को सुनकर सूरज को थोड़ा अजीब लगा। वह सोचने लगा कि क्या सकीन वास्तव में कोलकाता में नहीं है? फिर उसके साथ रहने वाली क्या सकीन की कोई हमशक्ल है या कोई आत्मा? आखिर कौन है वो जो सकीन बनकर उसके प्रेम का मजाक बना रही है, उसका संसर्ग पा रही है? बहुत सारी बातें सूरज के मन में चल रही थी, पर उसे पूरी तरह से यकीन था कि वह सकीन ही तो है। शायद लोगों को कोई भ्रम हो गया है। फिर अचानक उसके मामा बोल पड़े, बेटा एक बात तो तुझे बताना भूल ही गया था। तू सकीन को जानता है ना? तेरे ही विद्यालय में पढ़ती थी, तेरी अच्छी दोस्त थी कि है मामा? सकीन तो बराबर अभी भी मेरे साथ रहती है। वह छुट्टी के बाद कोलकाता वापस लौट आई है, सूरज एक ही सांस में कह गया। अब सूरज के पिता रोते हुए बोल पड़े, नहीं बेटा नहीं, ऐसा नहीं है। सकीन बेचारी तो अब इस दुनिया में ही नहीं है। जब वह गांव गई थी तो उसे चेचक निकल आई। वह 12-15 दिन तक खाट पर पड़ी रही और बस तेरी बातें करती रही। अचानक एक दिन उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इतना कहते कहते सूरज के पिता और फपक कर रो पड़े। सूरज को अपने पिता की बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था और वह मुंह फाड़े उनके रोते चेहरे को देखे जा रहे थे। फिर सूरज के मामा बोल पड़े, बेटा मैं सकीन की मौसी से मिल चुका हूँ। वह एक हफ्ते पहले ही गांव से लौटी है, उसने ही यह बात बताई। खैर, सूरज के दिमाग अब एकदम से चकरा गया था। वह अपने मामा से बोला कि क्या वह भी सकीन की मौसी से मिल सकता है? उसके मामा ने कहा, क्यों नहीं, कल ही तुझे उसकी मौसी से मिलवाता हूँ। अगले दिन सूरज के मामा सूरज को लेकर सकीन के मौसी के घर गए। सकीन के मौसी के घर में सूरज ने एक मेज पर हार टंगे सकीन के मुस्कुराते चेहरे को देखा। वह पहले तो मुस्कुराया और उसके बाद
दौड़कर उस तस्वीर को उठाकर सीने से लगाते हुए दहाड़ मार कर रो पड़ा और रोता ही गया। उसके मामा और सकीन की मौसी ने उसे चुप कराना उचित नहीं समझा। सूरज इतना रोया कि वह तस्वीर पूरी तरह से आंसुमग्न हो गई। धीरे धीरे वहां शांति पसरने लगी और सूरज की दहाड़ धीरे धीरे सिसकी बनकर गायब हो गई। अब रुलाई थी तो बस उसकी आंखों में, उसके चेहरे पर। अचानक सूरज बोल पड़ा, मामा, क्या आप मुझे लेकर एक बार सकीन के गांव चलेंगे? सूरज के मामा बोल पड़े, जरूर बेटा जरूर। अगले ही दिन सूरज के मामा सूरज के साथ सकीन के गांव के लिए निकल गए। वे लोग सीधे सकीन के घर गए। सकीन की माँ का रो रो कर बुरा हाल था। पड़ोसियों ने बताया कि सकीन बहुत ही अच्छी लड़की थी, सबकी चहेती थी, सबका बड़ा ख्याल रखती थी। सकीन की माँ ने बाजार से अंतिम बार लाई गई उन चीज़ों को सूरज के सामने रख दिया जो उसने सूरज और अपने सहपाठियों के लिए खरीदा था। अब सूरज को जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं था। उसने अपने मामा से वापस चलने के लिए इशारा किया। वह ज्यों ही सकीन के घर से बाहर निकला, कुछ दूरी पर सकीन उसे नम आंखों से बाय बाय करते नजर आई। आज भी सूरज को जानने वाले लोग जानते हैं कि सूरज कभी कभी शाम को नदी की तरफ निकल जाता है और नदी किनारे बैठे बैठे ऐसे व्यवहार करता है कि जैसे कोई और है उसके साथ। सूरज के जीवन की गाड़ी सही रफ्तार से भागे जा रही है, पर कहीं ना कहीं इस गाड़ी में सकीन के प्यार की शक्ति है। आज भी यदा कदा सकीन उससे मिलने आ जाती है। अब तो लोगों को भी इस आत्मा के आत्मिक प्यार की खुशबू दूर दूर तक फैलती हुई दिखाई दे जाती है। दरअसल कहने वाले कहते हैं कि सकीन सूरज के प्रेम में इस कदर दीवानी थी कि मरने के बाद उसकी आत्मा अधूरे प्रेम को पूर्ण करने के लिए भागी चली आई थी। अगर कहानी अच्छी लगी है दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। इसी से हमें प्रेरणा मिलती है ताकि हम आपके लिए ऐसे रेगुलर नई नई कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू दोस्तों।